हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। पीवाईक्यूज एंड ट्रेंड एनालिसिस के इस सेशन में आज हम क्लाइमेटोलॉजी के 2021 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था उसके पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे सबसे पहले। और उसके बाद में हम सिलेबस को एक बार रिव्यू करेंगे कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं। और 2016 और 2021 के कॉम्पिटिटिव स्टडी में हम ये देखेंगे कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और कौन से ऐसे टॉपिक है जिनसे अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं बना है, यानी 2016 और 2021 की हम पर्टिकुलर इन एग्ज़ाम्स की बात करें तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नेचर ऑफ क्वेश्चन समझते हैं और एंड में क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद में हम जो सोर्स ऑफ क्वेश्चन है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और जो नेचर ऑफ एग्ज़ाम है 2016 और 2021 के बीच में कि पेपर हार्ड था या सिंपल था, उसको भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्योंकि 2016 का जो पेपर था उसमें क्वेश्चन की जो हार्डनेस थी वो थोड़ी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू 2021। तो चलिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 है। ठीक है, तो इनको हम एक बार डिस्कस करते हैं और इनका जो सोर्स है वो एंड में देखेंगे कि ये क्वेश्चन ज़्यादातर कहाँ से बनाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जलवायु एवं मौसम संबंधित समस्त परिवर्तन होते हैं, यानी ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक प्लेस इन, यानी जो एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर है, संरचना है, जिसमें लेयर्स है, जैसे ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है और मीजो और एक्सोस्फेयर है। ठीक है, तो उन चारों लेयर्स में से यहाँ पे एग्जाम में बेसिकली आपके दो लेयर्स दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहली है सौर मंडल और दूसरी है समताप मंडल। तो ये पूछ रहा है कि ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक प्लेस इन, तो ये कौन से स्तर पर, मतलब कौन सी लेयर है वायुमंडल की, वहाँ पे ये सभी परिवर्तन होते हैं मौसम और जलवायु से संबंधित, तो वो आपकी सौर मंडल है। ठीक है, तो सौर मंडल सबसे जो निचली लेयर है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें हम देख सकते हैं कि जो ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर में सभी वेदर जो कंडीशंस होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फॉग हो, क्लाउड बनते हो, ड्यू हो, फ्रॉस्ट हो, रेनफॉल का होना, ठीक है, स्टॉर्म का आना, क्लाउड, थंडर, लाइटनिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में होती है। ठीक है, तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट इंसोलेशन इज, यानी जो कारक कौन कौन से हैं जो सूर्य तप को प्रभावित नहीं करते हैं। अब इंसोलेशन क्या होता है, इंसोलेशन इनकमिंग सोलर रेडिएशन का जो फॉर्मेट होता है उसको इंसोलेशन के नाम से जाना जाता है। तो अब इंसोलेशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो रोटेशन, रिवोल्यूशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन्स रे, यानी सूर्य किरणों का नतिकोण। तो यहाँ पे पूछा है कि नॉट अफेक्ट, यानी प्रभावित नहीं करता है, तो आपका प्रिवेलिंग विंड्स होती है, जो प्रचलित पवनें होती है वो प्रभावित नहीं करती है इनकमिंग सोलर रेडिएशन को। अब घूर्णन, यानी पृथ्वी का जो रोटेशन है, अपनी अक्ष पर पृथ्वी घूर्णन करती है, तो दिन और रात बनते हैं। ठीक है, उसकी वजह से इनकमिंग सोलर रेडिएशन प्रभावित रहती है, यानी दिन के टाइम में जो पृथ्वी का पोर्शन सूर्य के सामने रहेगा वहाँ पे सोलर रेडिएशन डायरेक्ट हिट करेगी और वहाँ पे टेम्परेचर और जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन का जो इंसोलेशन है वो ज़्यादा प्राप्त होगा एज कम्पेयर टू बैक साइड। बैक साइड में तो अंधेरा रहता है, वहाँ पे सोलर रेडिएशन नहीं पहुँचती है। अब दूसरी बात, परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन की जा रही है, तो रिवोल्यूशन की वजह से जो सीजन्स चेंज होती है, जैसे विंटर सीजन, समर सीजन, तो इनकी वजह से भी सोलर रेडिएशन प्रभावित रहती है, यानी जो प्रभावित करती है सूर्य तप को। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन्स रे, यानी जो जैसे फॉर एग्जांपल ये पृथ्वी है, अब जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है सोलर रेडिएशन। और उसी प्रकार से जो जैसे जैसे उत्तर और दक्षिण की तरफ जाते हैं हम विषुवत रेखा से, तो वहाँ पे जो एंगल है जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन का वो कम होता जाता है। तो इसकी वजह से जो एरिया है, जैसे फॉर एग्जांपल विषुवत रेखा पे 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो वहाँ पे कम एरिया में ज़्यादा इनकमिंग सोलर रेडिएशन आके हिट करती है एज कम्पेयर टू उत्तरी और दक्षिणी एरिया में, जहाँ पे जो सोलर रेडिएशन का कोण, नति कोण यदि कम होगा, तो वहाँ पे क्या है, एरिया ज़्यादा कवर करेगी वो, तो उसकी वजह से भी जो सोलर रेडिएशन है, इंसोलेशन है, वो प्रभावित करती है फैक्टर। ठीक है, तो रोटेशन, रिवोल्यूशन और इंक्लिनेशन सन्स रे का जो एंगल है वो भी प्रभावित करता है, लेकिन प्रिवेलिंग विंड्स है वो जो सूर्य तप है उसको प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द गैस
द गैस विच हैज़ थर्ड हाईएस्ट परसेंटेज इन ड्राई एयर composition इन लोअर एटमॉस्फेयर, यानी वह गैस जिसका निचले वायुमंडल में शुष्क वायु में प्रतिशत मान तीसरा सर्वाधिक है। यानी डायरेक्टली ये कॉम्पोजिशन पूछ रहा है। अब कॉम्पोजिशन में हम पढ़ते हैं जनरली कि नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो 78.08% होता है आउट ऑफ 100। सेकंड हाईएस्ट जो परसेंटेज है वो ऑक्सीजन, ठीक है, और थर्ड हाईएस्ट गैस है वो आर्गन का है, ठीक है, 0.93% का। फिर ये हाइड्रोजन, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये गैसें आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड हाईएस्ट गैस है वो कौन सी है, आर्गन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका फोर्थ वन हो जाएगा। आर्गन गैस है जो तीसरा सर्वाधिक प्रतिशत है, यानी तीसरी सबसे जो हाईएस्ट परसेंटेज वाली गैस है वो आर्गन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कि द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर नॉन एज अपेल्टन लेयर। अब यहाँ पे हम जनरली क्या करते हैं, जो हमारा वायुमंडल की स्ट्रक्चर है उसमें हम पढ़ते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ठीक है। जनरली ये 4 लेयर्स के हम बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा डीप है, लेकिन ये ज़्यादा डीप भी नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन का सोर्स है वो सविंदर सिंह है, ठीक है। सविंदर सिंह की जो फिजिकल जियोग्राफी की बुक है वहाँ से ये क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। तो अब देखिए जो जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर आपका इक्वेटर पे लगभग 16-17 किलोमीटर और पोल पे आपकी 9 से 10 किलोमीटर हाइट रहती है। उसके बाद में आपका स्ट्रेटोस्फेयर आ जाती है, उसकी अपर लिमिट आपकी 50 किलोमीटर के आसपास होती है। फिर आपकी मीजोस्फेयर आती है, वो 50 से 80 किलोमीटर के बीच में उसकी हाइट होती है। लेकिन जो फोर्थ लेयर होती है थर्मोस्फेयर, अब थर्मोस्फेयर की जो एक्चुअल में जो हाइट होती है वो 80 किलोमीटर से लगभग 640 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। जो थर्मोस्फेयर होती है, थर्मोस्फेयर उसकी हाइट है वो 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। अब थर्मोस्फेयर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक आपकी है आइनोस्फेयर और दूसरी है आपकी एक्सोस्फेयर। अब आइनोस्फेयर की जो हाइट है वो है आपकी, सॉरी, जो थर्मोस्फेयर 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है ना, तो थर्मोस्फेयर में जो पहला पार्ट है आइनोस्फेयर उसकी हाइट है वो 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर है, ठीक है। अब इसमें आइनोस्फेयर को क्या है 4 पार्ट में 4 लेयर में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहली डी लेयर है। डी लेयर की हाइट है अपनी लगभग 60 से 99 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। अब उसके बाद में ई लेयर है, वो ई लेयर को एक और नाम से जानते हैं। सबसे पहले डी लेयर हो गई, डी लेयर के बाद में ई लेयर आ जाएगी। ई लेयर का एक दूसरा नाम है, उसको बोलते हैं किनले हेविनसाइड लेयर। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट एग्जाम है उसमें ई लेयर का जो अनदर नेम है वो पूछ सकते हैं। उसके बाद में E2 लेयर आती है, वो लगभग 150 के आसपास रहती है। और एफ लेयर आती है, ठीक है। एफ लेयर की जनरली हाइट होती है वो 150 से 380 किलोमीटर के बीच में होती है, ठीक है। अब एफ लेयर को वापस 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एफ फर्स्ट और एफ सेकंड। अब इस एफ फर्स्ट और एफ सेकंड को कंबाइंडली हम एफ जो लेयर होती है उससे इंगित करते हैं। तो इसका दूसरा नाम है एपेल्टन लेयर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका एफ फर्स्ट और एफ सेकंड पढ़ते हैं वो हो जाएगी, जिसको हम एपेल्टन लेयर के नाम से जानते हैं। और एक जो फोर्थ लेयर है आइनोस्फेयर की, ठीक है, आइनोस्फेयर की फोर्थ लेयर है वो है जी लेयर के नाम से, जिसको हम पढ़ते हैं, और उसकी हाइट है 400 किलोमीटर एंड एबव। और जो एक्सोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर की हाइट है वो 640 किलोमीटर एंड एबव, यानी इसके बाद में जो हाइट होती है वो एक्सोस्फेयर की हो जाती है, ठीक है। तो जो फोर्थ वन है इसका करेक्ट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। एफ फर्स्ट एंड एफ सेकंड परत हैं उनको एपल्टन परत के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो ई परत है ना, ई लेयर, ई लेयर का दूसरा नाम है किनले, किनले हेविसाइड लेयर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बन सकता है। एपल्टन का पूछ लिया तो ये भी इसके रेंज में ही है, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है द टर्म एयर ड्रेनेज रेफर टू, यानी वायु अपवाह से अभिप्राय है। अब वायु अपवाह क्या है, एयर ड्रेनेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहला हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम कोल्ड टू हॉट प्लेस, ये इनकरेक्ट है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर मासेज, यानी एयर मासेज फ्रॉम कोल्ड टू हॉट रीजन, ठीक है, ये भी नहीं है। साइक्लिक इनफ्लो ऑफ एयर टूवर्ड द सेंटर ऑफ साइक्लोन, तो ये भी इनकरेक्ट है। जो इसका करेक्ट आंसर है वायु अफवाह का वो फोर्थ हो जाएगा कि मूविंग डाउन ऑफ कोल्ड एयर
along slope from mountain top into the valley। अब यहाँ पे ये एक डायग्राम है, इसको देखते हैं। अब यहाँ पे ये गुड एयर ड्रेनेज और पुअर एयर ड्रेनेज की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे ये वैली है और ये यहाँ पे स्लोप है, ठीक है। तो अब सॉरी, गुड एयर ड्रेनेज है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस कम होते हैं एयर के रास्ते में, ठीक है। जैसे यहाँ पे बिल्कुल दूर दूर पेड़ पौधे हैं तो ज़्यादा एयर जो फ्लो है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो फॉरेस्ट पॉकेट है, जगह जगह जहाँ पे मतलब थिक फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे क्या करते हैं, एयर को ऑब्स्टेकल्स ज़्यादा झेलने पड़ते हैं। तो जनरली ये है कि यहाँ पे ये कोल्ड एयर है वो स्लोप के सहारे माउंटेन के टॉप से वैली की तरफ मूव हो रही है, यानी ढाल के सहारे ठंडी वायु की पर्वत शिखर से घाटी की ओर नीचे खिसकना, ठीक है, नीचे की ओर गति करना। तो ये इसका फोर्थ वन करेक्ट हो जाएगा, पांचवें क्वेश्चन का आंसर, और ये आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन को उठाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका एनसीईआरटी प्रैक्टिकल जो जियोग्राफी है एनसीईआरटी की, वहाँ से उठाया है कि भाई अपना जो सॉरी 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज इक्वल टू जो फ़ारेनहाइट है, ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल है, उससे पूछा है। तो अब स्केलें दो टाइप की होती है टेम्परेचर को मेजरमेंट करने की। सबसे पहले आपकी सेंटीग्रेड वाली स्केल होती है, इसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूसरी तरफ फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट में जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है वो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, एज़ कम्पेयर टू सेल्सियस जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, सेंटीग्रेड होता है। और दूसरा जो बॉइलिंग पॉइंट है सेंटीग्रेड का, तो वो है आपका 100, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। और दूसरी तरफ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर की स्केल है वो आपकी बॉइलिंग पॉइंट है इसमें फ़ारेनहाइट मेजरमेंट में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान फ़ारेनहाइट मापक पर 212 डिग्री के समतुल्य होता है, ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाया गया है। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 7th नंबर, द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज कैलकुलेटेड एज, यानी वार्षिक ताप परिसर की गणना, यानी जो एक वर्ष में जो तापांतर होता है उसकी गणना कैसे की जाती है उसके बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन है डिफरेंस बिटवीन एनुअल मैक्सिमम एंड एनुअल मिनिमम टेम्परेचर इन द लास्ट 100 ईयर। तो ये आपकी एनुअल यहाँ पे तो एक साल की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 100 ईयर दे रही है, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका द डिफरेंस बिटवीन वार्मेस्ट एंड कोल्डेस्ट मंथली मीन ऑफ टेम्परेचर इन ए ईयर, यानी यहाँ पे एक साल की बात कर रहे हैं, अभी इसको होल्ड करते हैं। नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन है डिफरेंस बिटवीन डेली मैक्सिमम एंड डेली मिनिमम टेम्परेचर इन ए ईयर, यानी यहाँ पे डेली की बात हो रही है, यहाँ पे ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका डिफरेंस बिटवीन एवरेज मैक्सिमम एंड एवरेज मिनिमम टेम्परेचर ऑफ लास्ट 30 ईयर, यहाँ पे ये 30 साल की बात कर रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट वन आपका डिफरेंस बिटवीन वार्मेस्ट यानी जुलाई मंथ की बात कर रहा है और कोल्डेस्ट यानी जनवरी मंथ की बात कर रहा है। तो मीन टेम्परेचर इन ए ईयर यानी जुलाई और जनवरी का जो टेम्परेचर है यानी मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, उनके डिफरेंस का जो एवरेज आएगा वो आपका एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कहलाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा कि भाई आपका जो एक वर्ष में सबसे गर्म और ठंडे महीने का औसत तापमान में अंतर होता है वो आपका एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 8th नंबर क्वेश्चन, चक्रवात एवं प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा के प्रतिरूप के संबंध में असत्य कथन को छांटिए। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपने एनसीईआरटी को डिटेल से पढ़ा है तो उसमें एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी हमने डायग्राम एक शो किया है, ठीक है, ये वाला डायग्राम। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है विंड्स ब्लो एंटी क्लॉकवाइज इन ए साइक्लोन इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, यानी 3 वर्ड को पकड़ेंगे। पहला है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, दूसरा है साइक्लोन, और तीसरा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की जो सुई होती है उसके विपरीत दिशा में होती है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे साइक्लोन की बात कर रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और यहाँ पे बोल रहा है कि जो पैटर्न ऑफ विंड होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, यानी पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। और
दूसरा इसमें ऑप्शन बोला है कि विंड ब्लो क्लॉकवाइज इन साइक्लोन इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा ना, मतलब ये बोला है कि भाई पहला ऑप्शन करेक्ट है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्लॉक में जो विंड्स की डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, लेकिन सेकंड ऑप्शन में ये इसके विपरीत बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि विंड ब्लो क्लॉकवाइज इन ए साइक्लोन इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अब यहाँ पे देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और यहाँ पे साइक्लोन है, साइक्लोन में विंड्स कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगी। यदि यहाँ पे नॉर्दर्न की जगह यदि सदर्न हेमिस्फेयर की बात करता, यदि यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में यदि नॉर्दर्न की जगह सदर्न हेमिस्फेयर की बात करता तो ये ऑप्शन करेक्ट होता, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा है कि चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात में पवनों की दिशा के प्रतिरूप के संबंध में असतत कथन यानी इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तीसरा ऑप्शन है विंड्स ब्लो क्लॉकवाइज इन साइक्लोन इन सदर्न हेमिस्फेयर। अब ये यहाँ पे इसकी जो करेक्ट जो ऑप्शन होगा, मतलब इस सेकंड ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे नॉर्दर्न की जगह इसने सदर्न कर दिया, ठीक है, सदर्न हेमिस्फेयर, तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन है विंड ब्लो क्लॉकवाइज इन एन एंटी साइक्लोन इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉक में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो एंटी साइक्लोन होता है उसमें विंड्स की जो डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज होती है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पे क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी साइक्लोन की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और फर्स्ट वन भी करेक्ट है। तो ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से बनाया गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि ये डायग्राम आपके माइंड में है तो किसी भी टाइप का डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा वो भी आसानी से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो इसका सेकेंड वन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी उपोष्ण उच्च पेटियों के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटना है हमें। अब ये क्वेश्चन जो 2016 का जो क्वेश्चन है उसका रिपीटेशन है। अब हमने पढ़ा था कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है उसका अनदर नेम हॉर्स लैटिट्यूड है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहला ऑप्शन कट गया। अब जो फोर्थ ऑप्शन है वो कट गया, यानी सही है। अब जो प्रेशर बेल्ट होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक आपका थर्मल मोटिवेटेड होते हैं, दूसरा आपका डायनामिक यानी गतिजनित जो दाब पेटियां हैं वो होती है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी पेटी दाब जनित है, कौन सी पेटी ताप जनित है, ठीक है। तो जैसे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट होती है, ठीक है, वो दोनों जो पेटियां हैं वो डायनामिक यानी गति जनित दाब पेटियां हैं। तो अब यहाँ पे हम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। दीज आर डायनामिकली इन इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट है, यानी गति जनित दाब पेटियां हैं, तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में लो प्रेशर डेवलप इन हाई एल्टीट्यूड अबव द बेल्ट। अब सिचुएशन क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी 0 डिग्री से 90 डिग्री की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बेसिकली बीच में लिखेंगे एक जगह तो 60 डिग्री और एक जगह लिखेंगे 30 डिग्री। अब सिचुएशन क्या बनती है कि विंड्स ब्लो करती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक सर्कुलर बनता है, ठीक है, तो ये सर्कुलर बनता है, इसको बोलते हैं हेडली सेल। दूसरा यहाँ पे ये सर्कुलर बनता है, इसकी डायरेक्शन ये रहती है, ठीक है, तो ये बनता है आपका फेरल सेल। और तीसरा बनता है वापस यहाँ पे पोलर सेल, ठीक है, पोलर सेल। तो अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि इन पेटियों के ऊपर उच्च तल में न्यूनतम वायुदाब विकसित होता है। अब दो तल होते हैं, एक तो होता है आपका ऊपरी वायुमंडल वाला और दूसरा होता है धरातल वाला। तो यहाँ पे उच्च तल की बात कर रहा है कि यहाँ पे लो प्रेशर है, तो ये बात करेक्ट है कि जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होते हैं यानी हॉर्स लैटिट्यूड होते हैं उनमें धरातल पर तो हाई प्रेशर होता है, तभी तो हम इनको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बोलते हैं। और इसके विपरीत ऊपरी जो उच्च तल है वहाँ पर लो प्रेशर बनता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो डोल ड्रम पेटी है वहाँ पे जो 0 डिग्री के आसपास वाला ITC-Z वाला एरिया है वहाँ पे लो प्रेशर बनता है, जबकि इसके विपरीत यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है। उसी तरह से जो 60 डिग्री के आसपास वाला सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है वहाँ पर जो धरातल है वहाँ पर बनता है लो प्रेशर और ऊपरी वायुमंडल में बनता है हाई प्रेशर। उसी प्रकार से जो पोलर एरिया है, पोलर एरिया में धरातल पर जो 90 डिग्री का एरिया है वहाँ पर हाई प्रेशर रहता है और पोलर एरिया में ऊपरी यानी उच्च तल में लो प्रेशर रहता है। तो ये एक जनरल पैटर्न बनता है जो अपने एग्जाम में इसमें जो क्वेश्चन पूछा है कि लो प्रेशर डेवलप इन हाई एल्टीट्यूड अबव द बेल्ट, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो फाइनली आपका
फर्स्ट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा कि इस पेटी के निर्माण में तापमान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तापमान नहीं निभाता है, गति निभाती है। तो यदि इन दोनों में से, अब जनरली क्वेश्चन क्या होता है, हमें काटना होता है एग्जाम में कि सबसे पहला तो आपको कंफर्म आ रहा है तो अच्छी बात है, क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन रहता है काटना, ठीक है, कि भाई कौन से ऑप्शन कट रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये दोनों, यदि हमें मतलब ये चीज़ तो बेसिक है कि एक तापमान से मोटिवेटेड होती है, दूसरी गति से मोटिवेटेड होती है, ठीक है, डायनामिक और थर्मल होती है। अब यदि ये दो ऑप्शन हमें दिख गए तो ये दोनों ऑप्शन कट गए, ठीक है, यानी ये दोनों सही है। इसे अश्वक्षांश कहते हैं और उच्च तल में न्यून वायुदाब विकसित होता है। इनको दोनों को हम इग्नोर कर सकते हैं। और यदि तापमान और गति में हम यदि कंफर्म है तो इस क्वेश्चन का हम करेक्ट आंसर निकाल ही लेते हैं, 9 में फर्स्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विंड इज एसोसिएटेड विथ द सहारा डेजर्ट, यानी 4 पौने दे रखी है और हमें पूछ रहा है कि सहारा डेजर्ट से संबंधित कौन सी है। अब हमने प्रीवियस 2016 वाला क्वेश्चन किया था, उसमें हमने विंड्स के बारे में देखा था। तो जो बोरा विंड है, ठीक है, बोरा विंड है, ये एड्रियाटिक कोस्ट के आसपास चलती है, कोल्ड यानी शीत पवन है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपकी फोहन, फोहन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये जो नॉर्दर्न स्लोप ऑफ आल्प्स होती है माउंटेन, वहाँ पे ये चलती है, ठीक है। तो ये फोहन आपकी सहारा सहारा अफ्रीका में है, लेकिन बोरा यूरोप में, फोहन भी यूरोप में है। और बर्ग जो विंड है, लोकल विंड है, ये आपकी कैटाबेटिक टाइप की विंड है। कैटाबेटिक विंड के बारे में हमने पढ़ा था कि जो वैली के सहारे नीचे उतरती है, ठीक है, जो माउंटेन के टॉप से वैली में उतरती है, उन विंड्स को मतलब धरती के किसी भी कोने पर किसी भी माउंटेन से यदि विंड वैली की तरफ जाएगी तो उसको कैटाबेटिक विंड बोलेंगे। तो बर्ग है वो एक कैटाबेटिक विंड है और ये आपके साउथ अफ्रीका के कोस्टल एरिया में सेंट्रल प्लेट्यू से नीचे उतरती है, ठीक है। तो आपका सहारा में कौन सी हो जाएगी, हबूब हो जाएगी। अब ये सहारा डेजर्ट में चलती है हबूब, ठीक है, तो इसका 10वें का करेक्ट ऑप्शन आपका हबूब हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोल्ड गैस्टी विंड ऑफ एड्रियाटिक कोस्ट। अभी हमने पढ़ा था कि जो बोरा है वो एड्रियाटिक कोस्ट के आसपास चलती है, ठीक है, इसके एड्रियाटिक जो कोस्ट है उसके तट के पास में चलती है। तो ये पूछी है कि एड्रियाटिक तट की ठंडी तेज हवा कौन सी है, तो ये आपकी बोरा हो जाएगी। 11th में आपका जो करेक्ट वन है वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, बोरा, ठीक है। अब देखो सिरोको के बारे में थोड़ा डिस्कस करें तो सिरोको बेसिकली सहारा डेजर्ट की पवन है। सबसे पहली बात तो ये सहारा डेजर्ट की पवन है। अब दूसरा, इस सिरोको का बहुत सारे अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे 2016 में एक क्वेश्चन पूछा था गिबली के नाम से, ठीक है, गिबली विंड सॉरी 2016 में गिबली पूछा था ना। गिबली का जो गिबली सिरोको का मतलब दूसरा नाम है। जैसे फॉर एग्जांपल सिरोको को सहारा डेजर्ट में इसको सिरोको के नाम से जानते हैं, पहली चीज़ क्लियर है। अब इजिप्ट में, मिस्र में इसको बोलते हैं खमसीन, ठीक है, मिस्र में इसको बोलते हैं खमसीन। उसी प्रकार के जो गिबली है उसको लीबिया में गिबली बोलते हैं, चिली बोलते हैं ट्यूनेशिया में, ठीक है। और उसी प्रकार से सिमूम है वो अरेबियन डेजर्ट में बोलते हैं, और ब्लड रेन है उसको इटली में बोलते हैं। अब एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे ये मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे सहारा डेजर्ट है और यहाँ पे नॉर्थ में यूरोप है। अब ये क्या करती है, सहारा डेजर्ट से ये सिरोको विंड उत्पन्न होती है और ये एड्रियाटिक जो सागर है उसको क्रॉस करके यूरोप के सदर्न एरिया में जाती है। अब जैसे ये यहाँ पे जो सहारा डेजर्ट है, यहाँ से जब विंड उत्पन्न होती है, ओरिजिनेट होती है, तो ये ड्राई होती है और वार्म होती है। और जैसे ये मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करती है तो यहाँ से ये क्या करती है, ह्यूमिडिटी को कलेक्ट कर लेती है, यानी आर्द्रता को सोख लेती है। और आर्द्रता को सोखने के बाद में जैसे ही ये सदर्न इटली के आसपास जाती है, यानी यूरोपियन कोस्ट को टच करती है इटली वाले एरिया में, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करती है, ये रेन करती है, वर्षा करती है। अब एक्चुअली में क्या होता है, जब ये सहारा डेजर्ट से उत्पन्न होती है ना, तो यहाँ पे ये डस्ट पार्टिकल को कलेक्ट करती है और अपने साथ में लेके चलती है ठीक है। तो ये जो डस्ट पार्टिकल होते हैं इनका जो कलर होता है वो रेडिश कलर होता है, ठीक है। तो अब जैसे ही ये यहाँ से डस्ट पार्टिकल कलेक्ट कर जाती है, आगे ह्यूमिडिटी कलेक्ट कर लेती है, और जैसे ही इटली की कोस्ट आती है वहाँ पे ये रेन करती है, तो रेन के साथ में डस्ट पार्टिकल नीचे आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये वर्षा करती है। तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे रक्त वर्षा हो रही है, यानी ब्लड रेन हो रही है। तो जनरली जो ब्लड रेन का कॉन्सेप्ट है वो सिरोको से जुड़ा हुआ है। अब हम एक चीज़ पढ़ते हैं, डॉक्टर विंड, ठीक है, डॉक्टर विंड वो हरमटान को कहते हैं। अब एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पे सहारा डेजर्ट है
और सारा डेजर्ट हमने अभी सिरोको का पढ़ा था कि ये उत्तर की तरफ जाती है। लेकिन दूसरी जो विंड है वो हर्मटान है, वो भी सारा डेजर्ट से उत्पत्ति होती है उसकी। लेकिन सारा डेजर्ट से उत्पत्ति होने के बाद में ये जाती है गिनी की कोस्ट की तरफ, गिनी की खाड़ी की तरफ जाती है। और वहाँ पर क्या करती है, ये जो मौसमी कंडीशन है, जो वेदर कंडीशन है, उसको फेवरेबल बना देती है। यानी वहाँ पे तेज़ गर्मी पड़ती है, चिलचिलाती धूप पड़ती है, और वहाँ पे डस्ट के स्टॉर्म्स आते रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये गिनी कोस्ट के पास जाती है तो वहाँ पर रेन कर देती है, और वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो ह्यूमन के लिए सूटेबल बना देती है। तो इसको हम डॉक्टर विंड्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये ब्लड रेन का, डॉक्टर विंड का, ये जो नॉर्मल जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं। तो 11th का करेक्ट ऑप्शन आपका बोरा हो जाएगा, ठीक है। और फोहन हमने पढ़ा था अभी कि जो नॉर्दर्न स्लोप ऑफ आल्पस माउंटेन है वहाँ पर ये चलती है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लो क्लाउड। अब यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। अब यहाँ पे हम एनसीईआरटी का जो सोर्स है उसको एक बार देखते हैं। जैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाउड दे रखा है, 4 टाइप के क्लाउड होते हैं। अब पहला है हाई क्लाउड, दूसरा है मिडल क्लाउड, तीसरा है लो क्लाउड, और चौथा है हमारा क्लाउड विथ एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट। हमारा क्वेश्चन पूछा है लो क्लाउड से रिलेटेड सॉरी, लो क्लाउड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें 2 टाइप के लो क्लाउड्स होते हैं। जैसे पहला है स्ट्रेटोक्यूमुलस और दूसरा है निम्बो स्ट्रेटस। अब हमारे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लो क्लाउड्स। तो पहला होगा नहीं पक्सा कपासी यानी साइरो क्यूमुलस क्लाउड होगा नहीं, दूसरा अल्ट्रो क्यूमुलस क्लाउड भी होगा नहीं, मध्य कपासी, और तीसरा है आपका अल्ट्रो स्ट्रेटस, ठीक है, यह भी मध्य स्तरीय होगा नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 3rd वन हो जाएगा 12th का, इसमें है स्ट्रेटो क्यूमुलस। अब हम हिंदी का जो लैंग्वेज है वो पढ़ते हैं एक बार कि निम्नलिखित में से कौन से मेघ निचले मेघ है। यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा निचले मेघ के बारे में, एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन से मेघ निचले मेघ है। अब यहाँ पे पक्षाप मेघ जैसे ही वर्ड हम पढ़ते हैं तो पक्षाप का मतलब ऊंचा ही होता है हमें ऐसे ही मतलब फीलिंग आती है कि बहुत ऊंचे ये मेघ है, ठीक है, तो इनका निचले मेघ से कोई लेना देना नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन कट जाता है। अब यहाँ पे दूसरा और चौथा ऑप्शन में मध्य वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, मध्य कपासी मध्य स्त्री। अब हो तो चाहे कपासी हो या चाहे स्त्री हो, कपासी का मतलब रूही की समान दिखते हैं और स्त्री का मतलब एक लेयर में दिखते हैं हमें, ठीक है। इस टाइप के मतलब जो क्लाउड्स बनते हैं वो। तो मध्य यहाँ पे मिडल की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों भी नहीं होंगे और फर्स्ट भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर आपका स्त्री कपासी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द यूनिट टू एक्सप्रेस एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का उठाया हुआ है, मतलब एनसीईआरटी का जो कंटेंट है वहाँ से उठाया हुआ है। यहाँ पूछा है कि निरपेक्ष आर्द्रता को प्रदर्शित करने की इकाई क्या है तो एक बार एनसीईआरटी का सोर्स क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी, यानी जो वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर में उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और ये क्वांटिटेटिवली डिफरेंट वे में एक्सप्रेस किया जाता है। जब हम पढ़ते हैं ना कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी सॉरी। अब यहाँ पे टर्म दे रखी है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। यहाँ पे बोला है कि द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और इट इज़ द वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी जो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर है उसमें जो वाटर का कंटेंट है, वेट है वाटर का, उसको हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। और अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ये लाइन डायरेक्टली एग्जाम में उठाई हुई है कि जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है उसको हम प्रदर्शित करते हैं किसके माध्यम से, ग्राम पर क्यूबिक मीटर से। अब यहाँ पे देखिए ग्राम पर क्यूबिक मीटर, तो ये एज इट इज़ लाइन उठाई हुई है, एक्सप्रेस एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज ग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो 13वां का करेक्ट वन हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउड्स डेवलप अलोंग द कोल्ड फ्रंट इन एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। यानी साइक्लोन बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। यानी एक होता है उष्ण कटिबंधीय साइक्लोन चक्रवात और दूसरा होता है उपोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब यहाँ पे बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात का बोला है, यानी जो उपोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उसमें बोला है कि ठंडे वातावरण के सहारे बनने वाले मेघ कौन से हैं, यानी मध्य कपासी, कपासी वर्षीले, कपासी और वर्षा स्तरी। तो इसमें आपका जो करेक्ट वन होगा वो कपासी मेघ होगा। यह भी एनसीईआरटी की एज इट इज़ लाइन उठाई हुई है, ठीक है।
तो इसका जो 14वां क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यूमुलस क्लाउड्स। ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट आपका जो 15th नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, यानी मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इन चारों में से कौन सी है? मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपकी ऑक्सीजन है वो मीथेन गैस, सॉरी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जैसे एनसीईआरटी के सोर्स से ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन हाउस गैसेज, ये एनसीईआरटी की स्लाइड है। द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज ऑफ कंसर्न्स टुडे आर कार्बन डाइऑक्साइड, पहला कार्बन डाइऑक्साइड दूसरा मीथेन है और तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड है। अब यहाँ पे अदर है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यहाँ पे ओजोन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इस टाइप की जो गैसों की लिस्ट है वो ग्रीन हाउस गैसों की कैटेगरी में आती है। तो जो 15वां क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो ये थे हमारे 2021 के PYQs क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड। तो इनमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से बनाए गए हैं, यानी कंटेंट की बात करें, क्वेश्चन के सोर्स की बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन हाउस गैस वाला हो गया सबसे पहला, फिर क्लाउड वाला हो गया, उसके बाद में ह्यूमिडिटी वाला हो गया, और ये आपका निचले मेघ की बात करें तो ये हो गया। अब ये हरमटान हबूब, ये आपका सविंदर सिंह से है। उसी प्रकार से ये जो 9th नंबर क्वेश्चन है ये सविंदर सिंह से है, एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दे रखा है। और ये 8th नंबर क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से मान सकते हैं। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर सविंदर सिंह से है। ठीक है, और ये आपका एनसीईआरटी प्रैक्टिकल जियोग्राफी की है, वहाँ से उठाया गया है, इस क्वेश्चन को बनाया गया है। एयर ड्रेनेज आपका एनसीईआरटी में मिल जाएगा। सविंदर सिंह में इस टर्म का एक क्लियरिटी है ना जो वर्ड की, कि एयर ड्रेनेज किसको बोलते हैं, ये ज़्यादा क्लियरिटी एनसीईआरटी में लिखी हुई है सविंदर सिंह के कंपैरिजन। और जो अपेल्टन लेयर है वो आपके सविंदर सिंह से है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है कि थर्ड हाईएस्ट गैस कौन सी है, तो ये आपकी सविंदर सिंह और एनसीईआरटी दोनों से मान सकते हैं। और जो फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट इंसोलेशन, अब सविंदर सिंह में ये बात बोली गई है, ठीक है, लेकिन रिवोल्यूशन और रोटेशन की बात एनसीईआरटी में की गई है, सविंदर सिंह में नहीं है वहाँ पे। तो दूसरा क्वेश्चन का हम मान सकते हैं सविंदर सिंह और एनसीईआरटी। और उसी प्रकार से जो ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक प्लेस, ये क्वेश्चन भी सविंदर सिंह से, सविंदर सिंह में भी इस चीज़ का जिक्र किया गया है। ठीक है, लेकिन जो क्लियरिटी है सविंदर सिंह में ऑल वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन एनसीईआरटी में ऑल वर्ड का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो सविंदर सिंह में बोला है मोस्ट ऑफ द। ठीक है, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोस्ट ऑफ द में हो सकता है ट्रोपो और स्ट्रेप्टो दोनों आ जाएगी, लेकिन हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है, क्योंकि वहाँ पे ऑल वर्ड यानी समस्त परिवर्तन की बात की गई है। तो ये आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाया गया है। एनसीईआरटी 11th क्लास की एनसीईआरटी है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। और इस फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का डिस्कशन भी हमने इस यूट्यूब चैनल पर किया है, प्ले लिस्ट है उसकी बनाई हुई। तो यदि आपने डिस्कस नहीं किया है तो एक बार ज़रूर उसको गो थ्रू कीजिए, आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया नेचर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अब 2016 और 2021 की बात करें, ठीक है, तो एज़ कम्पेयर टू 2016-21 में जो पेपर का जो लेवल था वो सिंपल था, क्योंकि 2016 में जो क्वेश्चन का जो नेचर था, जैसे अभी हमने क्लाउड्स के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन थे एनसीईआरटी से पुटअप किए गए। लेकिन 2016 में सबसे पहले ये बोला था कि किसने क्लाउड का क्लासिफिकेशन किया था तो ये थोड़ा जो नेचर है क्वेश्चन का 2021 का वो सिंपल है। तो अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि 2024 में जो एग्ज़ाम होगा 18 मई को, उसमें हो सकता है कि मीडियम पाथ फॉलो करे। ठीक है, एग्जामिनर, यानी न हार्ड हो न ज़्यादा कहने मतलब सिंपल टाइप के क्वेश्चन बनाए। अब थोड़ा सा हम जो क्लाइमेटोलॉजी का 2016, ये आपका 2016 का है और ये आपका 2021 का, जैसे फॉर एग्जांपल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी बने हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अब दूसरा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर क्वेश्चन बना है। अब नेक्स्ट आपका स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। जैसे कल आपने एयर मासेज का क्वेश्चन पूछा था, लेकिन आज जो लोकल विंड्स है उनके बारे में क्वेश्चन पूछे थे ज़्यादातर। और नेक्स्ट आपका जो रेनफॉल है, ठीक है, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल एक ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक ही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कल भी पूछे थे और आज भी पूछे हैं। अब कौन से टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है, जेट स्ट्रीम से क्वेश्चन नहीं बना है। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट हम मान सकते हैं कि यहाँ पे जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है कोपेन और थॉर्नफेट का, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है 2021 में।
तो अब देखिए जो रिपीटेशन है वो भी देख लिया, और जो रिपीटेशन नहीं है वो भी देख लिया। अब जो नए टॉपिक, जैसे फॉर एग्जांपल इंसोलेशन से 2016 में क्वेश्चन नहीं था, लेकिन 2021 में इंसोलेशन से क्वेश्चन देखने को मिला कि कौन से फैक्टर प्रभावित नहीं करता इंसोलेशन को, ठीक है। तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। और उसी प्रकार से नया कोई मतलब ऐसा टॉपिक नहीं है जहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी थी 2021 में। लेकिन हम जो अपकमिंग एग्ज़ाम है 2024 का, 18 मई को एग्ज़ाम हो रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो सबसे पहले हमारे माइंड में हीट बजट रहना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है मानसून की, यानी क्वेश्चन नहीं बना है मानसून से अभी तक। तीसरी चीज़ है, अब चूँकि एयर मास से वो जेट स्ट्रीम से क्वेश्चन बन गया 2016 में, ठीक है, लेकिन एयर मास से भी क्वेश्चन बन गया 2016 में। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फ्रंट से, तीन तीन टाइप के फ्रंट्स होते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। तो ये चार टॉपिक यानी हीट बजट, मानसून, एयर मास और आपका फ्रंट्स का और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का, ये टॉपिक तो हमें रट के जाने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकते हैं। हीट बजट बहुत शानदार टॉपिक है, मानसून भी अच्छा है, फ्रंट्स भी अच्छे हैं। फ्रंट्स में कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी चाहिएगी हमें, और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में जैसे यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछते हैं इवोपरेशन, कंडेंसेशन, रेनफॉल का, रन ऑफ का, इस टाइप का साइकिल भी पूछ लेते हैं सिंपल, इतना ही सिंपल क्वेश्चन बनता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो प्रायोरिटी हमें इन तीन टॉपिक को देनी है, चार टॉपिक को, मतलब इन टॉपिक को तो अच्छे से कट के जाना ही है, ठीक है। अब देखो कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है, यूनिवर्सल टॉपिक है, ये तो पढ़ के जाना ही है, मतलब बेसिक चीज़ें हैं एटमॉस्फेयर की। उसमें जो कंपोजिशन में हम गैसों के बारे में पढ़ते हैं, डस्ट पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। स्ट्रक्चर का हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं, क्वेश्चन बनता है। उसी प्रकार से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर का है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और कोपेन और थॉर्नथ्वेट का, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। कोपेन और थॉर्नथ्वेट का जो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन जनरली बनते हैं, और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं लेवल के, ठीक है। तो जो कोड वर्ड होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हमें जनरली सबसे पहले तो रिपीटेशन का ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में जो नए टॉपिक से क्वेश्चन बने थोड़ा उनको माइंड में रखना है। और तीसरे ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल हीट बजट हो गया हमारा, मानसून हो गया, फ्रंट्स हो गया, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हो गए, यहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं बने हैं। तो 2024 में पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से इन टॉपिक्स को भी टच करेगा एग्जामिनर, ठीक है। और यूनिवर्सल कॉम्पोजिशन वाला, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर वाला, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रिसिपिटेशन, जैसे ह्यूमिडिटी टाइप का टॉपिक हो गया, ड्यू पॉइंट हो गया, फ्रॉस्ट हो गया, फॉग हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं कॉन्सेप्चुअल, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है जियोग्राफी की, वहाँ से, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम ओशिनोग्राफी का जो PYQ ट्रेंड एनालिसिस है तो वो भी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो यदि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और अपना वैल्यूबल फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। थैंक यू।